सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीड एजुकेशन। मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आ गया हूं बच्चों की भारी डिमांड पर एक बार फिर से लॉग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। हम यहां पर लॉग के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जिसे यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखेंगे और जब उसको सॉल्व करेंगे तो काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड आर इन जेपी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत मजा आएगा आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। हम यहाँ पर एपी में भी बात करेंगे, जीपी की बात होगी, लॉग की भी बात होगी और साथ ही साथ ट्रायंगल में, हाँ साथ ही साथ हम लोग ट्रायंगल में भी बात कर लेंगे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हम चार चार सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। देखिए इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन समझिए, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड log x minus log 2y comma log 2y minus log 3z एंड log 3z minus log x आर इन एपी में है। मतलब x y z जीपी में है और ये तीनों टर्म एपी में है। तब और उसके बाद भी देखिए, देन एक्स वाई जेड आर दी लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं जिनमें से एक साइड एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। तब हमें बताना है कि वो जो ट्रायंगल होगा वो कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा। पहला है एक्यूट एंगल होगा ट्रायंगल, कि एक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कि राइट एंगल होगा, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। आइए हम और आप मिलकर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बताइए। एक्स वाई जेड आर इन जीपी में है। अगर एक्स वाई जेड हम एक एक करके सारे गिवन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड अगर किस में है बता दीजिए, जीपी में है, तो क्या कंडीशन होती है। अगर एक्स वाई जेड, अगर हमारे पास एक्स वाई जेड तीन टर्म है वो जीपी में है, तो बता दीजिए क्या कंडीशन होती है। जो मिडिल वाला होता है उसका स्क्वायर हो जाता है और इक्वल के बाद क्या बनता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, जब हम लोग स्टैंडर्ड में बात कर रहे थे, अगर ए बी सी क्या होता है, जीपी में होता है, तो क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए सी के बराबर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक वैसे ही अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड बन जाएगा। बताइए समझ में आया। चलिए एक को तो हमने रिजॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म किस में है, एपी में है। ये किस में है, एपी में है। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों टर्म को लिख लेते हैं। लॉग वाई लॉग वाई नहीं, लॉग एक्स माइनस लॉग 2y कॉमा कॉमा क्या, log 2y माइनस log 3z एंड का एंड कौन सा, log 3z एंड log 3z माइनस log x। ये किस में है, ये हमारा है एपी में। किस में है भाई साहब, ये एपी में है। अगर हमारे पास तीन टर्म, मान लेते हैं तीन टर्म ए बी सी हैं और ए बी सी अगर एपी में है तो बता दीजिए उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। उसकी कंडीशन हो जाती है 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। क्या हो जाता है, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। मतलब जो मिड वाला टर्म है उसका क्या हो जाता है, 2 टाइम्स किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के ऐड के साथ, एडिशन के साथ इक्वल हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास मिडिल टर्म कौन सा है, ये हो मिडिल टर्म है हमारे पास log 2y माइनस log 3z। ये है हमारे पास क्या, मिडिल टर्म, और इसका हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मिडिल टर्म में, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो log x माइनस log 2y प्लस क्या, log 3z माइनस में log x। कितना, माइनस में log x। ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई हमारे पास एपी की कंडीशन हो गई। बताइए बात समझ में आया क्या।
चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास देखिए, एक तो ये log x जो है वो माइनस log x प्लस log x माइनस log x क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाइए, ये ब्रैकेट जो है ना ये सही नहीं है, ये ब्रैकेट सही नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पर log 2y और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगेगा ना, ये log 2y अलग है माइनस log 3z अलग है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, ये log 2y माइनस log 3z, इस पूरे के साथ में किसका 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 log 2y और माइनस में क्या हो जाएगा, इस log 3z के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में 2 log 3z, माइनस में 2 log 3z हो गया। और यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पर हमारे पास आया एक तो माइनस में log 2y आया और एक प्लस में कितना आया log 3z आ गया, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इस माइनस log 2y को इधर साइड ले जाते हैं और माइनस 2 log 3z को इधर साइड ले आते हैं, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 log 2y और ये बन जाएगा प्लस का कितना log 2y बन जाएगा इक्वल में, यहाँ पर हमारे पास कितना है log 3z है और ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का 2 प्लस 2 log 3z बन जाएगा, प्लस 2 log 3z बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3 log 2y, कितना बनेगा 3 log 2y बनेगा इक्वल में, यहाँ पर देखिए log 3z प्लस 2 log 3z कितना बन जाएगा 3 log 3z बन जाएगा क्या, अब ये 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 से 3 हमने एक साइड में, इधर भी 3 इधर भी 3 है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, करने के बाद एक दूसरे को खत्म कर देगा, खत्म करने के बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी log 2y इक्वल्स टू log 3z। देखिए एक एक स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हुए, ठीक है। अब ये बना log 2y इक्वल्स टू log 3z, अब ये log से भी हमारा log कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहां से बनेगा 2y इक्वल्स टू क्या 3z। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो कितनी बन जा रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3z/2, कितनी 3z/2, यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जा रही है। और हमने यहां पर देखा है, हमने ये देखा कि xyz क्या है, xyz हमारे पास जीपी में है, तो कंडीशन क्या आई थी y स्क्वायर इक्वल्स टू xz, y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कंडीशन आई थी xz। अगर वहां पर क्या y स्क्वायर इक्वल्स टू xz है, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू 3z/2 यहां पर पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा 3z/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा xz बन जाएगा। बता दीजिए कितना आ जाएगा 9z स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा और इक्वल्स टू xz बन जाएगा। यहाँ से z से एक z कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 9z/4। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई साहब, ये वैल्यू हमारे पास x की आ गई। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई z के टर्म पे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई z के टर्म पे। तो ये तो बात हो गई हमारे पास ने, हमने क्या कर दिया, एक हमारे पास जीपी था, एक हमारे पास एपी था, तो उसको हमने सॉल्व किया, तो इतना कुछ हमें देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ये दो चीजें गिवन थी और एक और चीज गिवन है। कौन सी गिवन है कि एक्स वाई जेड आर दी लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स वाई जेड उसके क्या है लेंथ है। चलिए हम बना लेते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल को बना लेते हैं और बताना है हमें इस कंडीशन की, सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए बताना है कि वो जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूस बनेगा कि
एक्यूट बनेगा कि राइट एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्ट्यूस एक्यूट क्या होते हैं। हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो वो उसका मतलब क्या होगा कि उसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से कम का बनता है, उस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री से कम के बन रहे हैं, तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो हमें वही बताना है कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनेगा, हमारे पास यहाँ पर कोई भी हम किसी भी तरह का एक ट्रायंगल बना लेते हैं, किसी भी एक तरह का हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें ये नहीं पता है कि अभी किस तरह का ट्रायंगल हमें बनने वाला है। ठीक है, किसी भी तरह का हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास साइड दिए हुए हैं, हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये हमारे पास एक एंगल, मतलब ये एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है। ठीक है, हमने मान लिया कि क्या, कि एक लेंथ हमारे पास x है, दूसरी लेंथ हमारी y है और तीसरी लेंथ हमने z मान लिया। मतलब AB हमारे पास z है, BC हमारे पास x है और CA हमारे पास y है। हमें क्या निकालना है, हमें ये एक कोई एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। एंगल से ही तो हम बता पाएंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा कि राइट एंगल होगा। हम लोग एंगल को ही निकाल के बता पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई एक एंगल निकाल लेते हैं। हम कोई एक एंगल मान लेते हैं, कोई एंगल ए निकाल लेते हैं। हम इस एंगल ए को निकालते हैं और इससे हम ये पता कर पाएंगे कि हमारा ट्रायंगल किस तरह का होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इस एंगल को निकाल रहे हैं, तो इस एंगल को हम लोग जो है वो कॉस रूल से हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। एंगल ए को हम लोग कॉस रूल से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कॉस रूल। कौन सा रूल? कॉस रूल इन ट्रायंगल कौन से में? एबीसी में हम लोग कॉस रूल को अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम कॉस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है। तो हमने बोला कॉस ए, कॉस ए। जिस एंगल को हमें फाइंड करना होता है वो हम कॉस के साथ ले लेते हैं। तो हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो हमने बोला कॉस ए इक्वल। अब एंगल ए के सामने, अब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए के सामने हमें कौन से लेंथ दिख रहा है? एक्स लेंथ दिख रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स जो होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। ये हमारा जो एक्स स्क्वायर रहेगा ना, एक्स स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। किस में से? इन दोनों में से। मतलब क्या? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे। कैसे याद रखेंगे? जो एंगल ए के सामने वाला जो लेंथ होगा उसको हम माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो ये हम एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे कितने? इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर के। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अल्टीमेट क्या देखने को मिला? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा 2yz। बताइए यहां तक समझ में आया क्या? कॉस रूल को निकालना, कॉस रूल को अप्लाई करना समझ में आया क्या? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद देखिए अब होता है क्या, हमारे पास यहाँ पर बताइए, हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ z हमें पता है, y की वैल्यू 3z/2 है, पता है। x की वैल्यू हमें इन द टर्म ऑफ z पता है, 9z/4 पता है। तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ z वहां पर हम पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि हम कैसे उसको पुट करते हैं। देखिए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले हमने y की वैल्यू देखी। y की वैल्यू कितनी है? 3z/2। कितना है? 3z/2। तो 3z/2 का ये क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। z को हमें वैसे रखना है तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस x की वैल्यू बताइए, z के फॉर्म में कितनी बन जाएगी? 9z/4 बन जाएगी और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया 2। यहां पर भी हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है? 3z/2 और z को हम एज इट इज रहने देते हैं। बताइए समझ में आ रहा है?
बताइए ये चीज समझ में आ रही है? ये हम किसको फाइंड कर रहे हैं? ये हम लोग cos A को फाइंड कर रहे हैं। तो cos A हमारे पास फिर से बताइए कितना आ जाएगा? अब इसको सॉल्व बस करना है, बता दीजिए क्या आ जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 9z² बाई कितना 4 हो जाएगा। ये तो हमारा z² है ही है। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 9 9 81 z² बाई कितना 16 हो जाएगा। हो जाएगा, समझ में आया? डिवाइड बाई, यहाँ पर ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, नीचे में कितना आया? 3z² आ गया, नीचे में 3z² आ गया। जब इतना आ गया, यहाँ स्क्वायर है और नीचे में से z² को कॉमन कर लिया, 9/4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 81/16 हो गया, और नीचे में भी क्या है? 3z² है। तो ये z² से z² हमारा क्या बन जा रहा है? बता दीजिए। कैंसिल आउट हो जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 16, यहाँ पर बताइए 4, ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 में कितना बनेगा? 16 बनेगा, और माइनस का 81 बनेगा, और ये 3 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस का 81 बाई कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 48, 48 बन जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बताइए? 81 में जब हम लोग क्या करेंगे? 52 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? बता दीजिए। ये 11 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 2 को माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा। कितना? माइनस का 29/48 आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है ये? -29/48 किसकी वैल्यू आ रही है? cos A की वैल्यू माइनस में कितना? 29/48 आ रही है। ये वैल्यू किस में आ रही है? निगेटिव आ रही है। ये वैल्यू जो है वो किस में आ रही है भाई साहब? ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव देखने को मिल रही है। और अगर कोई भी एक एंगल, अगर cos A हमें, ध्यान से समझिएगा, अगर cos A हमें निगेटिव देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल A है वो 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? बता दो, बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो एंगल A हमेशा जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हमें देखने को मिलेगा। कौन से केस में? जब हमारा cos A क्या आता है? निगेटिव बनेगा। अगर निगेटिव आता है, cos A की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वो माइनस में आ जाती है, मतलब निगेटिव बन जाता है, इसका मतलब है कि एंगल A वो होगा वो हमेशा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आती है तो बता दीजिए, उस कंडीशन में हमारा जो ट्रायंगल होगा, हमने एंगल फाइंड कर लिया और एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज है। कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और यही हमें बताना था कि कौन सा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से होगा। बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आया क्या इतना? ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें देखिए कितने 4 चैप्टर के बारे में हम लोग ने एक ही क्वेश्चन में समझ लिया। 4 चैप्टर के बारे में हम लोग ने एक ही क्वेश्चन में समझ लिया। हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बताइए समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हो गई। इसी वजह से हम लोग ने इस तरह के क्वेश्चन को आपके सामने लाए और इसको यहाँ पर सॉल्व किया। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग एट अ बेस 3/2। और ये पूरा टर्म हमें इतना बड़ा सा लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6 प्लस लॉग, और बेस में कितना है? 3/2, और ये हमें लिखा हुआ है 1/3√2 अंडर रूट ऑफ, होल अंडर रूट में है कितना? 4 माइनस 1/3√2, फिर एक और अंडर रूट है 4 माइनस 1/3√2, फिर एक और अंडर रूट है 4 माइनस 1/3√2। ठीक है, कितना? 3√2 है, 3√2। और ऐसे ही ये हमारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस
पूरे जो हमारा इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, ये एक पूरी सीरीज बनती जा रही है, इस पूरे को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अलग से सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एम क्या है कि इस पूरे सीरीज को क्या कर देना, सॉल्व कर लेना। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस पूरे को ना स्मॉल पी ले लेते हैं। इस पूरे को हम स्मॉल पी से डिनोट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया इस पूरे को, हमने ले लिया क्या, इस पूरे को स्मॉल पी। तो स्मॉल पी हमारे पास कितना है, 1/3√2, 1/3√2 अंडर रूट ऑफ, होल अंडर रूट ऑफ 4 - 3, 4 - 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 - 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 - 1/3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब बात को समझिएगा। ठीक है, अब इस 1/2 को, जो हमारे पास 1/3√2 है ना, इसको हम जो है अभी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसको भी हम इसी में, कहां पर, 6 + log 3/2 1/3 √2, इसको हम ले लिया। अब इस पूरे को, केवल इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, केवल इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको हम कंसीडर अभी नहीं करते हैं। तो इस पूरे को हमने ले लिया स्मॉल पी। अब देखिएगा हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जब आप में ऐसा कोई एक ऐसा सीरीज मिल रहा है। देखो कैसा सीरीज मिल रहा है कि अंडर रूट में, सबसे पहले वाले टर्म को देखना, अंडर रूट में 4 - 1/3√2 लिखा हुआ है। फिर देखिए, फिर उसी के आगे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 4 - 1/3√2। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है अंडर रूट 4 - 1/3√2। मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये वाला जो हमारे पास टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है 4 - अंडर रूट ऑफ 4 - 1/3√2, इसके बाद जितने भी हमारे पास टर्म दिख रहे हैं वो वैसे ही दिख रहे हैं, रिपीट दिख रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है, फिर यही लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर आगे भी वही लिखा रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ले लिया, हमने पी के इक्वल ले लिया, तो हम इसको पी के इक्वल ले लेंगे। अब देखिए अंडर रूट में सबसे पहला वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 - 1/3√2, 1/3√2 यहां तक। इसके बाद रिपीट हो रहा है, इसके बाद हमारा रिपीट होना चालू हो रहा है। तो जहां पर रिपीट होना चालू हो जाएगा, वहां पर, जहां पर ये हमारा पूरा रिपीट होना चालू हो गया, ये पूरा रिपीट होना चालू हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, स्मॉल पी ले लेंगे। जो हमने यहां पर कंसीडर किया है, जो हमने यहां पर कंसीडर किया है, उसी को हम यहां पर इक्वल के बाद लिख देंगे। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई क्या। हमने यहाँ अगर y ले लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर बस, अगर हमने p लिया है तो हम यहाँ पे p ले लेंगे। अगर आपने वहां पे y ले लिया है, x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x अगर यहाँ पे लिया है तो x इक्वल्स टू, फिर इसके बाद जहां से रिपीट होना चालू हो जाएगा वहीं से हम उसको x कंसीडर कर देंगे। अगर आपने x लिया है तो, मैंने p लिया है तो हमने इसको क्या कर देंगे, p को कंसीडर करेंगे, और p के यहाँ पर 4 - 1/3√2 इंटू p हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद अब इसे कुछ नहीं करना है, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। यहां से हम इसको बस सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां लिखा हुआ है अंडर रूट, यहां पर है अंडर रूट में, और यहां पर है हमारे पास p। हमें अंडर रूट को एलिमिनेट करना है। तो अंडर रूट को हम एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे, हम क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने कर दिया स्क्वायर। तो जैसे ही हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया तो देखिए p का क्या बनेगा, p² बनेगा, और ये अंडर रूट हट जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 - 1/3√2, और यहाँ आएगा p। समझ में, हमने कर दिया दोनों किया तो p² आ गया, और अंडर रूट में स्क्वायर किया तो अंडर रूट हमारा एलिमिनेट हो गया, और इतना वैल्यू हमें देखने को मिल गई। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर p², क्या रहेगा, p² इक्वल, अब यहाँ पे देखिए 4 - 1/3√2 इंटू p। अब ये जो p है ना, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो p है ना, वो इस पूरे होल के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, इस पूरे होल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। हमने क्या ले लिया, इस पूरे को, जैसे ही रिपीट होना चालू हुआ था, जैसे हमने रिपीट होना देखा चालू हुआ, वहीं से ही इस पूरे को हमने स्मॉल p ले लिया। इस पूरे को क्या ले लिया, स्मॉल p। तो ये जो स्मॉल p है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1/3√2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। आपको गलत यहाँ पे समझ में आएगा, गलत समझ में
में आ जाएगा कि आप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल ये p का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1/3√2 के साथ होगा। किसका? 3√2 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट को हटा देंगे, हम अपने ब्रैकेट को यहाँ पर भी हटा देंगे और यहाँ पर केवल और केवल किसके साथ? p के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आया वैल्यू? 4 माइनस कितना? p डिवाइड बाई 3√2। कितना आया? p डिवाइड बाई 3√2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हमारे पास है p स्क्वायर, इस माइनस p बाई 3√2 को इधर ले गए तो प्लस का p बाई कितना? 3√2 बना और ये बना माइनस का 4 और इक्वल 0, -4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? ये क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो इसके हमें क्या निकालना है? p की वैल्यू, p के रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट से तो निकाल नहीं सकते, हम यहाँ पर क्या करेंगे? श्रीधराचार्य रूल को अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे? श्रीधराचार्य रूल को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। इस कंडीशन में अगर हमें इस कंडीशन में श्रीधराचार्य रूल निकालना है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी होगी? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। कितना? b² माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना? 2a। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड के फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है? गिवन कंडीशन के हिसाब से देखो, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखना p² प्लस p बाई 3√2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू बताइए, a क्या है? a है हमारे पास x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर p² है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p की वैल्यू चाहिए। तो p² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें? a, और a कितना है? 1 के इक्वल। इस कंडीशन के हिसाब से a की वैल्यू 1 के इक्वल। बता दीजिए b की वैल्यू कितनी होगी? b क्या है? x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x क्या है? p है, तो p का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 1/3√2। कितना? 1/3√2। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/3√2। और प्लस c कांस्टेंट है तो c की वैल्यू बता दो। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c की वैल्यू -4। c की वैल्यू कितनी? -4। तो a और b और c हमें निकल गया। जैसे ही a b c और हमें निकल गया तो वैसे हम लोग यहाँ पे बता दीजिए p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस b लिख लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और डिवाइड बाई कितना? 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 1/3√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² कितना? 1/3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 9 दूनी 18, तो 1/18 माइनस 4ac। a कितना है? 1 है और c की वैल्यू है -4, तो ये प्लस का 4 हो गया। आया समझ में? डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना? 1, 2 इंटू a 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, -1/3√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/18 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/18 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 18 और 16। ठीक है, यहाँ पर वैदिक मैथ्स भी हम लगा सकते हैं। तो 18/16 इसको हम अगर अगर हमें 2 नंबर का एक ही लाइन में आंसर चाहिए, उसका मल्टीप्लाई करना है तो देखियो कैसे करते हैं। यहाँ पे आप अगर वैदिक मैथ्स देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे करेंगे हम। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 8 5 40, 8 6 48, कितना? 8 है ना, और यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा। अब देखो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो। कितना? 8 इंटू 1 8 और 8 इंटू 1 इंटू 6 कितना? 6, तो 8 प्लस 6 कितना बन जाएगा? 8 प्लस 6 बन जाएगा हमारे पास 14। 14 में से 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 14 में 4 करेंगे, ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 18। 18 का 8 बचा 1 और 1 इंटू 1 1, इन दोनों इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 का, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और इसके बाद 2, तो 288 कितना आया? 288 और 289 डिवाइड बाई 18 आ गया। किसका? इसका 289 डिवाइड बाई 18 कितना आया? 289 डिवाइड बाई 18 आ गया और डिवाइड बाई कितना? 2 वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 2 वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करना है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट -1/3√2 प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ 289 डिवाइड बाई 18। 289 किसका हो जाएगा? 289 का अंडर रूट कितना होगा? 289 का अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 17। कितना? 17। और डिवाइड बाई 18, अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 होता है, 9 का हो जाएगा 3 बाहर चला जाएगा और √2 बचेगा। और डिवाइड बाई हो गया हमारे पास 2। डिवाइड बाई कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू देखिए 2 आ रही है, एक हो रही है प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। तो प्लस वाले को ले लेते हैं सबसे पहले, -1/3√2 और प्लस 17 डिवाइड बाई 3√2 और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 1 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपके पास -1 प्लस 17 कितना बनेगा? ये प्लस का 17 प्लस का 16 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये 6√2 बन जाएगा, 6√2 बनेगा। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास p की, एक वैल्यू हमारे पास p की वैल्यू आ गई। एक और p की वैल्यू आ सकती है -1 और ये माइनस कितना? -1 बाई यहाँ पे 3√2 है और ये -17 कितना? 3√2 हो जाएगा और इनटू में कितना? 1/2। ये वाला नीचे वाला 1/2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -18 डिवाइड बाई 6√2 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बनेगा। तो p की वैल्यू 8/3√2 आ रही है और एक p की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3/√2। एक p की वैल्यू आ रही है 8/3√2 और एक p की वैल्यू आ रही है -3/√2। इतना आ जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए p की दो वैल्यू आ रही है, 8/3√2 और p की वैल्यू -3/√2 आ रही है। लेकिन क्या हमें p की वैल्यू निगेटिव रखनी है? क्या हमें p की वैल्यू निगेटिव लेनी है? नहीं, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में देखे थे तो स्टार्टिंग में हम किसको सॉल्व कर रहे थे? बताइए, स्टार्टिंग में हम जो है वो तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, किसको? इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं ना, इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है? लॉग के अंदर का नंबर है और नंबर क्या निगेटिव हो सकता है? लॉग में हम लोग ने सीखा कि नंबर, लॉग का नंबर और लॉग का बेस क्या निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर निगेटिव वाले को हटा देंगे, निगेटिव वाले को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें केवल और केवल पॉजिटिव वाले को कंसीडर करना है। इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि हमें केवल p की वैल्यू जो है वो 8/3√2 ही हमें कंसीडर करनी है। इसको हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आया? तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3√2। 8/3√2। हमें तो p निकालना नहीं था, हमें तो उस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना था और वैल्यू हमारे पास कितनी थी? ये पूरी थी, ये हमारे पास पूरी वैल्यू थी। तो इस पूरी वैल्यू में हमने क्या कर लिया था? इस पूरे को हमने स्मॉल p लेके इसको सॉल्व कर लिया था और हमने देखा कि स्मॉल p कितना आ रहा है? 8/3√2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह स्मॉल p था और स्मॉल p की जगह 8/3√2 हम पुट कर देंगे इस पूरे की जगह ना। तो ध्यान से देखिएगा, 8/√2 पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस लॉग, बेस में कितना था? 3/2 था। ठीक है, और यहाँ पर कितना था? 1/3√2 था और इसके साथ में किसका? p का मल्टीप्लाई होगा, तो p हो जाएगा हमारे पास 8/3√2। आ गया? समझ में आ गया? एक बार और देख लो, एक बार और देख लो क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये 6 प्लस लॉग 3/2 और 1/3√2, 1/3√2 और इस पूरे को हमने p ले लिया था और p की वैल्यू कितनी है? 8/3√2। तो हमने 8/3√2 पुट कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट 6 प्लस लॉग 3/2, अब यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना? 3 3 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा हमारा 18। कितना आ गया? 18। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, आ जाएगा 4 और 9। तो यहाँ से आएगा 6 प्लस लॉग 3/2, 6 प्लस लॉग 3/2 कितना आ गया? 4/9 आ गया। कितना आ गया? 4/9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ बेस 3/2, क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो हम अगर इसको हम उल्टा कर दे, पहले हम इसको उल्टा कर दे, मतलब 9/4 कर दे, 9/4 कर दे और इसका स्क्वायर, ठीक है, 9/4
और 9/4 क्या है, 3/2 का स्क्वायर है। 9/4 जो है वो 3/2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा बात जो है वो बन सकती है, क्या बन सकती है, log 3/2 बेस में है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9/4। और हम जानते हैं कि 9/4 जो होता है वो 3/2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, 6 प्लस log 3/2, और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। कितना, -2 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि ये अगर लॉग में नंबर में पावर में है तो पावर जो हो जाती है वो कहाँ पे जाती है, साइड में चली जाती है। तो ये बन जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, log एट अ बेस 3/2, और नंबर कितना, 3/2। और हम ये जानते हैं कि अगर log a एट अ बेस ए है, log a एट अ बेस ए है, उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 2, और 6 - 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 6 - 2 किसके बराबर, 4 के बराबर। तो हमारा आंसर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारा आंसर यहाँ पर 4 के इक्वल आना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। तो ए, बी और सी और डी में से हमारे पास जो डी ऑप्शन आ रहा है 4, ये करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना अच्छा लगा, इसको थोड़ा सा टाइम करने, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। इसमें हम लोग ने एक और कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि अगर इस तरह का एक रिपीटिंग क्रम चलता रहा हो तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बताइए, समझ में आया, ठीक है। चलिए